चल क्लास ले लूंगा यार। यस, तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वो किस तरह हो रही है। क्या वाकई ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके जो लॉज हैं उसके मुताबिक जो है उन्होंने इम्प्लीमेंट की हुई हैं चीज़ें, एम्प्लॉयज़ को, एज वर्कर्स को एजुकेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ट्रेनिंग के ऊपर, हेल्थ एंड सेफ्टी की ट्रेनिंग के ऊपर कंपनी तवज्जो दे रही है, नहीं दे रही। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है, जो कि आप में से मुख्तलिफ लोगों ने बताया। कोई ऐसा बंदा आप में से है जो किसी फैक्ट्री में काम करता हो? यस सर। जी, आपका क्या नाम है? जिशान सर। जी निशान, जरा आप बताइए कौन सी फैक्ट्री में है? स्टील सेक्टर सर, स्टील सेक्टर में सर हेल्थ एंड सेफ्टी को तो फॉलो किया ही नहीं जाता है। हाँ वहाँ पर हेलमेट, ग्लव्स और ऑब्वियसली हम लोग स्टील सेक्टर में जो है, आपको पता है सर, फर्नेसेस होती हैं जो 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट कर रही होती हैं। जी वहाँ पर फर्नेस से बंदे काम कर होते हैं, लेकिन उनके पास हेलमेट और फेस मास्क और फेस शीट्स ये चीजें शॉर्ट होती हैं। मतलब अच्छा हर बंदा इस्तेमाल नहीं कर होता है, तो बाजों का वहाँ पे जो है ना एक्सीडेंट भी रहते हैं और एक्सप्लोजन भी रहती है, धमाके भी रहते हैं, ब्लास्ट भी रहते हैं। तो वहाँ पे बहुत ही कम है इन चीजों का, हेल्थ एंड सेफ्टी का कोई ट्रेनिंग भी नहीं होती यहाँ पे बाजों का। अच्छा जी सर। कतर स्टील में सर मैंने काम किया, वहाँ पे इसको काफी ट्रेनिंग, कतर में मैंने काम किया है, तो वहाँ पे तो इस चीज को काफी फोकस, मतलब बहुत अहमियत दी जाती थी कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता था तो फौरन से फोरमैन को या इंजीनियर्स को जो है ना फौरन से क्लास होती थी कि आपने क्यों उस पर जो है ना अपने ध्यान नहीं दिया है, और बाकायदा मीटिंग होती थी इस पे। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में मैंने जितनी स्टील सेक्टर में काम किया है, 3-4 स्टील सेक्टर में, वहाँ पर इस चीज का बहुत जो है वो फुकदान है। मतलब बहुत कमी दिखाई गई यहाँ पे। वहाँ पे स्टील सेक्टर में ज्यादातर तौर पर मेनली स्टील आ गया, स्टील इनमें बहुत ही कम इन चीजों को दिखाता है और एक्सीडेंट भी होते रहते हैं यहाँ पे। ओके, तो कोई और आप में से है किसी जो है फैक्ट्री में काम करता हो जीशान के अलावा? सर मैंने प्लांट पे ही काम किया है, उमर अली बात कर। जी जी, मोहम्मद अली, कौन से प्लांट पे काम किया आपने? सर उमर अली। उमर? जी सर, एंग्रो के मैंने बताया ना, मैं प्लांट पे ही अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने आप काम। उमर बात कर रहे हैं। नहीं, आपके अलावा कोई है और जो किसी फैक्ट्री में और काम किया, किसी टेक्सटाइल सेक्टर में हो, सीमेंट सेक्टर में हो, या किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर काम करता हो? ओके, इसका मतलब है और कोई नहीं है। तो हमने आप सब लोग इनपुट लिया, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो स्टेप्स इन अ जॉब सेफ्टी एनालिसिस, के जॉब सेफ्टी को एनालाइज करने के लिए क्या स्टेप्स जो है वो होने चाहिए, किस तरह जो है हम एनालाइज कर सकते हैं कि जॉब जो है आपकी सेफ है या नहीं है। तो सबसे पहले ब्रेक द जॉब डाउन इनटू द डिफरेंट बेसिक स्टेप्स। तो आपकी जो जॉब है उसको मुख्तलिफ स्टेप्स के अंदर जो है वो ब्रेक डाउन करना चाहिए, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आप कौन कौन से असल में आप स्टेप्स लेकर आप अपने काम को, अपने टास्क को, अपनी जॉब को कंप्लीट करते हैं। तो उसके बाद नंबर 2 पे जो है आइडेंटिफाई द पोटेंशियल एक्सीडेंट्स एंड हैजर्ड एसोसिएटेड विद ईच स्टेप। तो हर स्टेप जो है उससे रिलेटेड आपको जो हैजर्ड्स हैं, जो एक्सीडेंट्स हैं, जो कि उस स्टेप्स के साथ एसोसिएटेड है, उसको पहले से ही आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो पहले नंबर पे जो आपको ब्रेक डाउन करना है, फिर हर जो स्टेप होता है उस स्टेप्स के कौन कौन से पॉसिबल एक्सीडेंट या पॉसिबल रिस्क जो है उस स्टेप से रिलेटेड हो सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। देन थर्ड नंबर पे रिकमेंड सेफ जॉब प्रोसीजर फॉर ईच स्टेप। और फिर आपने उसके जो प्रोसीजर्स हैं कि वो जो रिस्क है या जो एक्सीडेंट हो सकते हैं उनके लिए क्या प्रोसीजर्स लेने चाहिए, क्या सेफ्टी मेजर में जो है वो होने चाहिए, जिससे उन रिस्क को, उन हैजर्ड्स को या उन एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज किया जा सके या बिल्कुल ही ख़त्म किया जा सके। तो ये जो है हमारे यहाँ बेसिक ये 3 स्टेप्स हैं कि जॉब को ब्रेक डाउन कर दें, उसके बाद उसके जो पोटेंशियल स्टेप्स हैं उसे आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई करने के बाद उनके साथ पोटेंशियल रिस्क, एक्सीडेंट और हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करें, और फिर उसके लिए सेफ्टी मेजरमेंट जो प्रोसीजर्स हैं हर स्टेप के लिए वो उसको रिकमेंड करें, इम्प्लीमेंट करें, ताकि वो जो
प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को ठीक किया जा सके और एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उन्हें मिनिमाइज किया जा सके। Then we have examples of action to minimize the workplace hazards. तो वर्क प्लेस जो होता है उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है। इंजीनियरिंग द हैजर्ड आउट, यानी जो है वो हैजर्ड्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम को जो है बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए वहाँ से। जैसा कि आपने स्टेप्स अभी पीछे पढ़े हैं, उन स्टेप्स के मुताबिक उसे प्रॉपर एनालाइज किया जाए। एनालाइज करने के बाद उनको जो है जो टेक्निकल एरियाज़ में, अगर कोई इंजीनियरिंग में या किसी और एरियाज़ के अंदर इस तरह की चीज़ें हैं तो उन्हें बिल्कुल ही आउट कर दिया जाए, उन हैज़र्ड्स को ख़त्म कर दिया जाए। देन प्रोवाइडिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो जैसे अभी हेलमेट की बात हो रही है, मास्क की बात हो रही है, या इस तरह दूसरे और भी मुख्तलिफ टूल्स होते हैं जो कि इंसान को, पर्सनल इंडिविजुअल एम्प्लॉइज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो टूल्स जो है वो फैक्ट्री की तरफ से, कंपनी की तरफ से उन लोगों को जो है वो प्रोवाइड होनी चाहिए। तो पहले नंबर पर कंपनी खुद ये ट्राई करे कि प्रोसीजर एंड प्रोसेसेस ही ऐसे बनाए जिससे जो एक्सीडेंट या हैजर्ड्स हैं उनका खतरा कम से कम हो। और नंबर 2 पे जो है वो इक्विपमेंट प्रोवाइड करे अपने एम्प्लॉइज़ को ताकि वो रिस्क को मिनिमाइज कर सकें या वो हैजर्ड से या बीमारियों से बच सकें। देन जॉब इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग, तो उसके बाद फिर ट्रेनिंग के ऊपर भी तवज्जो दें कि जॉब को किस तरह परफॉर्म करना है, उस जॉब में कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं और उन रिस्क को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर जो है वो आपको तमाम चीज़ें पहले से ही ट्रेनिंग के दौरान बता दी जाए। देन वी हैव अ गुड हाउसकीपिंग, मतलब क्लीनिंग के ऊपर जो है वो तवज्जो होनी चाहिए कि प्रॉपर वॉशरूम है, ख़ास तौर पर जहाँ वो बैठते हैं, जहाँ वो खाना खाते हैं, जहाँ वो काम करते हैं, वहाँ जो सफाई का इंतज़ाम है, जो क्लीनिंग का इंतज़ाम है, वो बहुत बेहतर और अच्छा होना चाहिए। देन फाइनली जो है गुड जो है एर्गोनॉमिक्स का मतलब ये है कि जहाँ आप बैठते हैं, जितना देर आप काम करते हैं, किस पोस्चर में आप काम करते हैं, वो पोस्चर भी बड़े ज़रूरी होते हैं। फ़र्ज़ करो किसी कंपनी में आप बैठते हैं तो आपकी जो चेयर है वो कंफर्टेबल नहीं है, या खड़े होकर आपने काम करना होता है तो कितनी देर खड़े होकर काम कर सकते हैं, किस पोस्चर में कितनी देर रहकर काम कर सकते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ सारा दिन इंसान खड़ा नहीं हो सकता, सारा दिन इंसान बैठ नहीं सकता। और बैठने की अगर चेयर कंफर्टेबल ना हो या आपके उसके मुताबिक एडजस्टेबल ना हो, तो वो भी इंसान के कवर में, इंसान के शोल्डर्स में जो है वो चांसेस होता है कि वो जो है वो कोई इंजरी हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए। जी ज़ीशान, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें जो आप सेफ्टी की चीज़ें बता रहे हैं, ये हेलमेट सब चीज़ें सिर्फ प्रोवाइड करना काफ़ी होता है, बल्कि जो सीनियर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं या मैनेजर होते हैं, उनको कहा जाता है कि इस पे बाकायदा आप नज़रसानी भी करें। मतलब अगर इन लोगों ने इस चीज़ों पर अमल नहीं किया हुआ है तो आपसे पूछा जाएगा कि इन लोगों ने क्यों हेलमेट यूज़ नहीं किया हुआ है, क्यों फेस शील्ड यूज़ नहीं की है। बाज़ों का लोग जो है चीज़ें प्रोवाइड तो कर दी जाती हैं, लेकिन लोग प्रॉपर्ली इसको, बालों का गर्मी इतनी होती है तो लोग बोलते हैं हम लोग हेलमेट ये बहुत हैवी होता है हमारा, हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे या फेस मास्क इस्तेमाल नहीं कर रहे, गलत इस्तेमाल नहीं करते, हाथ हमारे स्लिप हो रही है। तो इंजीनियर्स मैनेजर्स को भी बाकायदा इंस्ट्रक्शन दी जाए कि आप इसको इम्प्लीमेंट करवाएं और आपसे पूछा जाएगा कि इन लोगों ने क्यों इस्तेमाल नहीं किया है। बिल्कुल ठीक सिर्फ बात है। प्रोवाइड करना काफ़ी नहीं सर। डेफ़िनिटली, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। क्योंकि जब तक ये सब लोग इसमें शामिल नहीं होंगे और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन पर एडमिनिस्ट्रेटिवली जब तक फोकस नहीं किया जाएगा, लोग नहीं करेंगे। हमारे यहाँ तो लोग वैसे ही जो है लॉ को तोड़ना जो है वो एक लॉ या रूल या पॉलिसी को तोड़ना जो है समझें कि वो एक खुशी समझते हैं कि देखा मैंने कैसे काम कर दिया। तो यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़रूरी है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो वहाँ इंजीनियर या वहाँ जिसकी भी ड्यूटी है, वो इस चीज़ को मेक श्योर करे कि वो जो टूल्स उन्हें प्रोवाइड किए गए हैं, उन्हें प्रॉपर उनका इस्तेमाल भी उन्हें बताएँ और उन्हें इस्तेमाल करने पर जो है डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकता है अगर वो कोई इस्तेमाल ना करे तो। बिल्कुल आप ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि जो है लास्ट पॉइंट की, कि एर्गोनोमिक जो होता है जिसमें आप किस पोजीशन पर खड़े होकर काम करते हैं, किस पोजीशन पर बैठकर काम करते हैं और कितना देर बैठकर काम करते हैं या कितना देर खड़े होकर काम कर रहे होते हैं। तो
वो भी आपकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करते हैं। आपके जो बॉडी फिजिकल जो आपके स्ट्रक्चर है उसके ऊपर बड़ा इफेक्ट करते हैं। तो इसलिए उसका भी कोई कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए कि इतना देर मैक्सिमम को एक बंदा खड़ा हो सकता है। बैठने के लिए जो चेयर्स हैं वो बड़ी कंफर्टेबल हो। आजकल आपको पता है फर्नीचर वाले भी इस तरह की मार्केटिंग कर रहे होते हैं कि प्रमोशंस अपनी प्रोडक्ट का कर रहे होते हैं कि भाई हमारे पास बड़े कंफर्टेबल है जो कि एर्गोनॉमिक्स के मुताबिक जो है बनाए गए हैं रूल्स के मुताबिक, ताकि आपको जो प्रॉब्लम्स होते हैं खास तौर पर कमर दर्द का प्रॉब्लम है, शोल्डर्स का प्रॉब्लम है, इन चीज़ों के प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि एग्जाम्पल के तौर पर आप वर्क प्लेस हैज़र्ड्स को जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं जिनको थ्रू। Then we have the 12 steps employers can take in response to the workers compensation claim. अगर कोई वर्कर जो है कंपनसेशन क्लेम करता है ख़ास तौर पर जब उसकी इंजरी या एक्सीडेंट हो जाता है ड्यूरिंग दी वर्किंग आवर्स, तो डेफिनेटली जो वो कंपनी होती है वो उन्हें कंपनसेशन जो है वो पे करती है और वो कंपनसेशन वर्कर क्लेम करता है। बाज़ दफ़ा वो सही भी क्लेम हो जाते हैं और बाज़ दफ़ा वो लोग गलत भी क्लेम करते हैं। वैसे पहले से ही उनको कोई परेशानी होती है या किसी और जगह पे परेशानी होती है तो वो कंपनी में आकर ही उसे शो कर रहे होते हैं और वहीं से जो है वो अपना कंपनसेशन क्लेम करके जो है वो अपने कंपनसेशन ले जाते हैं, जो कि उसको चेक करने का जो प्रोसीजर्स यहाँ डिस्कस किया गया है। तो उसका मेथड क्या होगा, कैसे आप चेक करेंगे कि ये बंदा जो है वो सही क्लेम है इसका या क्लेम में कोई प्रॉब्लम है। तो उसको चेक करने का यह तरीका बताया गया है कि सबसे पहले तो कीप डिटेल रिटन रिकॉर्ड ऑफ द एक्सीडेंट इंजरी। तो आपके यहाँ जो भी कंपनी में जो भी एक्सीडेंट हो या इंजरीज हो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन होना चाहिए। कोई कंप्यूटर में होना चाहिए, कोई रजिस्टर होना चाहिए, या जो भी सूरत हाल में आप उसे उसका रिकॉर्ड आप मेंटेन कर सकते हैं, आप वो करें। इसी तरह इंटरव्यू द वर्कर्स इन पर्सन इफ पॉसिबल। तो आप अगर कोई जो है कंपनसेशन वर्कर्स क्लेम कर रहा है वो ऑफिस में नहीं आ सकता, तो आप उसके घर जाकर उसका इंटरव्यू भी प्रॉपर कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा कंपनसेशन जो है वो क्लेम हो रहा है तो उसे चेक कर सकते हैं कि क्या वाकई ये जो कह रहा है ये ऐसा ही है, इसे क्लेम देना चाहिए नहीं देना चाहिए, क्या है, तो उसके लिए आप उसका इंटरव्यू भी कर सकते हैं। इंटरव्यू एनी विटनेस टू द एक्सीडेंट, के जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके अंदर जो लोग मौजूद थे उनमें से भी किसी 2-4 लोगों का इंटरव्यू कर सकते हैं कि वाकई में उस दौरान वो वहाँ मौजूद थे जब इस बंदे का जो है वो एक्सीडेंट हुआ। तो वो आपको और मज़ीद तफ़सील बता सकते हैं कि जी हाँ, ये यहाँ मौजूद थे, फ़लाँ टाइम था। तो उस वर्कर के और विटनेसेस के आपस में के जो बयानात हैं, वो आपस में आप टैली कर सकते हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि ये क्लेम जो है वो प्रॉपर और सही है या नहीं है। देन गो टू द सीन ऑफ द एक्सीडेंट एंड रिव्यू द इवेंट। तो जहाँ पर वो एक्सीडेंट हुआ उस जगह पर आपको जाना चाहिए, उसे देखना चाहिए, उसे चेक करना चाहिए और फिर उसे प्रॉपर उस इवेंट को रिव्यू करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या जिस तरह वो बता रहे हैं ये पॉसिबल है कि यहाँ पर इस तरह का इवेंट जो है वो हो सके या इस तरह के एक्सीडेंट जो है वो यहाँ पर हो सके। तो इस तरह जो है ये 4th पॉइंट है जिसके थ्रू आप जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं। देन वी हैव 5th पॉइंट जिसके अंदर जो है चेक इन्फॉर्मेशन इन द वर्कर्स फाइल बिफोर कंप्लीटिंग द एक्सीडेंट रिपोर्ट फॉर्म। जो रिपोर्ट फॉर्म होता है उसको कंप्लीट करने से पहले जो वर्कर की फाइल है उसको भी चेक करना चाहिए, उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन लगी हुई है, उसके हेल्थ के हवाले से वहाँ देखने से बहुत सारी चीज़ें आपको पता हो सकता है कि जब वो अपॉइंट हुआ था उससे पहले ही उसको कोई इशू हो। तो ये भी एक एरिया है जिसको आपको चेक करना है। Then investigate any previous similar disability that occurred before the worker was employed by your organizations। तो अगर इस तरह की पहले भी कोई इंजरी हो चुकी है या डिसेबिलिटी हो चुकी है, तो उस वर्कर को भी देखना चाहिए और उस इवेंट को भी देखना चाहिए तो क्या ये इवेंट उस तरह का सिमिलर इवेंट है, उससे अलग है, ये जो बता रहा है वो बिल्कुल उसी तरह है, नहीं है। तो उसको पुराने केस को अगर आप एक दफ़ा इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आपको नया केस के बारे में अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्लेम जो है इज़ अ ट्रू क्लेम और नॉट। Check if the accident was caused by the negligence of someone other than one of your workers। यानी ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी और वर्कर्स की नेग्लिजेंस की वजह से
ये उस वर्कर्स को जो है वो नुकसान हुआ हो, यानी किसी और ने जो सेफ्टी मेजर है वो ना लिए हों, या किसी और ने जो उसे काम पर तवज्जो देनी चाहिए थी वो नहीं दिया हो, तो उसकी वजह से ये उसकी नेग्लिजेंस की वजह से ये जो है वो एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। फाइंड आउट इफ द अदर हैव बीन इन्वॉल्व्ड in a pedestrian or the car accident within the last 5 years। अब ये भी देख सकते हैं कि क्या वो बंदा जो है इससे पहले कहीं पर आते जाते हुए, पुल पर चढ़ते हुए या कार के एक्सीडेंट से उसे कोई मसला तो नहीं हुआ, उसे कोई चोट तो नहीं आई, या कोई उसका एक्सीडेंट इस तरह तो नहीं हुआ जिससे जो है उसे अब जो है बीमारी उसके अंदर दोबारा इनकलकेट कर रही हो। तो ये इस भी आप चेक कर सकते हैं। देन वी हैव इन्वेस्टिगेट एनी वर्कर रिलेटेड डिफिकल्टीज सच एज labor dispute, grievances, layoff, and disciplinary proceeding involving the workers। यानी आपने ये भी देखना है कि क्या इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जिसमें कोई लड़ाई हो गई, कोई लेबर का आपस में जो है स्ट्राइक हो गई, कोई ग्रीवांसेस हो गया, या उसको निकाल दिया, या उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया। तो ऐसी सूरत हाल में भी आपको देखना है कि क्या उसकी वजह से तो कहीं ये जो है वो कंपनसेशन को क्लेम नहीं कर रहा। तो इन एरियाज़ को भी आप देख सकते हैं ताकि आप प्रॉपर क्लेम को इवैल्यूएट कर सकें। Then we have checked whether the worker has been continuously employed by your organization for the period of 1 year or more। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि वो बंदा जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 1 या 1 साल से ज़्यादा भी काम कर रहा हो, ताकि आपको अंदाज़ा हो उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से, इन चीज़ों के हवाले से। तो आप ये चेक कर सकते हैं वो बंदा जो कि कंपनसेशन क्लेम कर रहा है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कब से काम कर रहा है। Then point number 11, investigate an important inconsistencies between the workers' version of the accident and the version provided by the witness, supervisor, managers। हाँ जी, तो अगर कोई इनकंसिस्टेंसी है इनके बयानात में, जो कि जो एक्सीडेंट जिसका हुआ वो मैनेजर, उसके सुपरवाइजर या जो विटनेस जो गवाहान है उन्होंने जो गवाही दी है, इनके दरमियान में अगर कोई इनकंसिस्टेंसीज हैं तो उसको आपको चेक करना चाहिए, उसे देखना चाहिए ताकि आप जो क्लेम है उसे प्रॉपर कर सकें। अगर आप उसे नहीं देखेंगे हो सकता है कि चीज़ें मिसकम्युनिकेट हों, प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो ना हो, या विटनेस और सुपरवाइज़र और मैनेजर के बयानात अलग-अलग हों, उससे आपको काफ़ी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा, तो आप क्लेम को प्रॉपर प्रोसीड कर सकेंगे। रिलाई ऑन योर ओन कॉमन सेंस। बजाय इसके कि बाकी सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइनल डिसीजन जो है दैट शुड बी ऑन योर कॉमन सेंस, कि आप क्या समझते हैं कि ये चीज़ इस तरह पॉसिबल हो सकती है या पॉसिबल नहीं हो सकती। तो उसकी बेस पर आपने फैसला करना है कि जो है वेदर द क्लेम इज राइट और नॉट। तो अगर क्लेम राइट है तो उसे डेफिनेटली आपको करना चाहिए, अगर नहीं है तो आप उसके प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ उस क्लेम को जो है रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये कुछ 12 स्टेप्स थे जिसको आप सामने रखकर आप किसी भी वर्कर का जो कंपनसेशन क्लेम होता है उसे आप चेक कर सकते हैं कि वेदर द वर्कर्स कंपनसेशन क्लेम इज राइट और नॉट। तो कोई सवाल आपका इससे रिलेटेड हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दैट तो वो पूछ सकता है। हम जो है वो फहद मकसूद के फराज मकसूद आप हैं हमारे साथ? जी फराज, फराज आप हमें सुन सकते हैं? यस, तो कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप पूछ सकते हैं फराज। ये फराज मकसूद आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी जी सर, हूँ मौजूद हूँ। हाँ फराज, तो आप बताइए आपके यहाँ कोई ऐसा प्रोसीजर होता है, कोई लोग क्लेम करते हैं या नहीं होता कोई ऐसा? सर अभी तो फिलहाल मैं न्यू कंपनी में भी अभी हायर हुआ, मुझे तकरीबन महीना भी नहीं हुआ, तो इस फर्म के अंदर तो मुझे ऐसा आइडिया नहीं है। क्या बता रहे हैं, दोबारा बताइए।
मैंने कहा जिस फर्म में मैं अभी हायर हुआ कॉटन एम्पायर के अंदर, वो टेक्सटाइल फर्म है, और इसके अंदर अभी मुझे इधर के रूल्स एंड रेगुलेशंस या इधर के एचआर पॉलिसीज जो है मुझे सही तरीके से आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं अभी न्यूली फ्रेशली हायर्ड हूँ। और उससे पहले कहाँ काम कर रहे थे? सर उससे पहले सुजुकी का वेंडर था ECBL सर, लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई भी पॉलिसीज नहीं थी, मतलब कोई ऐसी बड़ी पॉलिसीज नहीं थी। ओके, उमर से पूछते हैं। उमर क्योंकि अच्छी कंपनी में काम किया उसने। उमर, आपके यहाँ क्या उस तरीके का होता है? ऐसा कोई है आपका केस याद है जिसमें किसी ने जो है वो क्लेम किया हो कंपनसेशन? सर असल में वहाँ वर्कर जितने भी है ना, वो सारे थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं डेस्कॉन के ना। अच्छा, ठीक तो है। सिर्फ ओनली मैनेजमेंट जो है वो एज अ परमानेंट फैकल्टी काम कर रही होती है वहाँ एग्रो पॉलीमर में। बाकी जितने भी वर्कर्स हैं वो सारे डेस्कॉन इंजीनियरिंग के तहत काम करते हैं। तो सारे हैजर्ड्स और ये सारी चीजें उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती हैं। कोई अच्छा, अच्छा। क्योंकि इन केस अगर कोई कंपनी में कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसके तो फिर वो क्लेम दे देते हैं, जो उन्होंने डिफाइन किया हुआ एक पॉलिसी है इनकी। अच्छा, क्लेम उसके होता है, तहत जो अगर विद इन द कंपनी होता है तो वो क्लेम जो है वो करते हैं जी जी विद इन द compensation। कंपनी। हाँ हाँ, इन केस अगर उसकी उनकी कोई अपनी गलती है जो उन्होंने सेफ्टी रूल्स को बाईपास किया है, हाँ, हाँ। फिर तो फिर उसका फैसला जो है वो कमेटी ही करती है कि अच्छा, उनको ठीक है। उसके साथ क्या करना है। उसके ओके। अलावा क्योंकि क्योंकि अगर सेफ्टी बाईपास होती है तो फिर उसका जो है वो तो कंपनसेशन जो है वो तो फिर वो जो उनका कॉन्ट्रैक्टर है डेस्कॉन वही देगी। और उसके अलावा जो है वो उल्टा उनके ऊपर वो ये लोग फाइन भी करेंगे अच्छा, अच्छा। सेफ्टी बाईपास करने का। ओके, 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 ठीक है। और कोई कमेंट करना चाहेगा कि ये किसी का ऐसा होता है कोई कंपनसेशन क्लेम का प्रोसीजर? क्योंकि सर वहाँ कोई भी जी। Yes, काम sir. करने Recently, I had an example. Recently, हमारी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है EY. उनके हमारे एक एम्प्लॉई है, कौन सी उनकी फर्म ना आप बता रही थेफ्ट हो गई। हैं? एक मिनट, ईवाई बता रही हैं? EY, Ernest and Young. जी, जी, आप वहाँ क्या करती हैं? Sir, I am an associate there. Tax अच्छा, department में. कौन से डिपार्टमेंट में है? Tax department में, टैक्स sir. डिपार्टमेंट Taxation. के अंदर में। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो रिसेंटली हमारे एक कलीग की थेफ्ट हुई थी, सो ही लॉस्ट हिज लाइक लैपटॉप एंड कुछ क्लाइंट का कैश था ही वाज रिसीविंग। ये सारी चीज मतलब अप्रोक्सीमेटली इन एग्रीगेट कोई 1.5 से 2 लाख रुपए की चीजें होंगी इन एग्रीगेट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसिव लैपटॉप टू। तो बाद में कंपनी ने उसको वो कंपनसेट कर दिया था। द कंपनी डिड नॉट चार्ज एनीथिंग टू दैट एम्प्लॉय। ओके, तो वो कंपनी के काम से जा रहा था? द लैपटॉप वाज सो एक्सपेंसिव। नहीं, वो जो है कंपनी के काम से कहीं जा रहा था क्लाइंट को मिलने के लिए? Around 150 and the cash स्कीना की आवाज ब्रेक हो रही है मेरा ख्याल है। that is why ओके, तो सकीना, आपको मेरी आवाज आ रही है अभी? I'm saying क्योंकि वो ऑफिस आवर्स में गया था कंपनी में। Yes sir, I can hear you. ओके, तो ऑफिस आवर्स के दौरान ही हुआ है सर? Yes, that is why company compensated. ओके, ऑफिस आवर्स के दौरान ही डेफिनेटली कंपनसेशन क्लेम किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। एनीवन एल्स? Anyone else have any story related to the compensation claim of workers related to health and safety? Okay, moving toward the next, that is the ensuring a safe and healthy workplace. तो इसके लिए जो है ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि पहले भी हमने डिस्कस किए हैं। मजीद उसके लिए जो है ये यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिसमें कंट्रोलिंग फिजिकल हैजर्ड्स, जो फिजिकल हैजर्ड्स हैं उनके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। देन वी हैव अवेयरनेस। अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रमोटिंग सेफ्टी अवेयरनेस। ये जो ट्रेनिंग की हम बात करते हैं ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेनिंग के अलावा अवेयरनेस जो है जिसमें सबसे पहले हेल्थ एंड सेफ्टी की कमेटी बनाई जाए। फिर जो सेफ्टी है, जो रिकॉर्ड है एंड पोस्टिंग सेफ्टी की परफॉर्मेंस के जो रिकॉर्ड्स हैं वो उसमें मेंशन होने चाहिए, रिकॉर्डेड होने चाहिए, पता चलना चाहिए कि कितने जो है
एक्सीडेंट हो गया, नहीं हुआ, क्या हुआ, कोई सेफ्टी रिकग्निशन प्रोग्राम भी होना चाहिए कि अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा अपने आप को सेव करता है या वहाँ पे सेफ जो है डिसिप्लिन लेकर आता है, या उसके डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो वहाँ पर इन चीज़ों का ख्याल रखता है, तो उसके लिए कोई अवार्ड भी होना चाहिए, रिकग्निशन प्रोग्राम भी होना चाहिए। सेफ्टी के रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर बने हुए होने चाहिए ताकि हर एक बंदे को मालूम हो, और फिर सेफ्टी के हवाले से ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होने चाहिए। और फाइनली प्रमोटिंग गुड हेल्थ, ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कंपनी के अंदर के जो लोग वहाँ काम करते हैं उनकी हेल्थ का ख्याल रखना है, उनकी हेल्थ को प्रमोट करना है, उनकी हेल्थ को बेहतर करना है। तो आप जितना इन चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो देंगे उतना ज़्यादा चांसेस हैं इस बात के कि जो लोग होंगे आपके कंपनी में काम करेंगे वो कमिटेड भी होंगे, और उसके साथ साथ जो है वो लोग आपकी कंपनी के लिए बेहतर और अच्छा काम करना पसंद भी करेंगे। ठीक है जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फोकस ऑन दी हेल्थ सेफ्टी कमेटी। तो जो हेल्थ सेफ्टी कमेटी है उनका क्या फोकस होना चाहिए, उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड जो है वो उन्हें पॉलिसी डिज़ाइन करनी चाहिए, और उसके अलावा जो है वो जो उन्होंने हेल्थ एंड सेफ्टी की पॉलिसीज़ बनाई हैं उसको और उस जगह को पीरियडिकली जो है इंस्पेक्शन करनी चाहिए उन जगहों की जहाँ पर उन्होंने चीज़ें बनाई हैं, ताकि उन्हें पता चले कि वहाँ प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी जो है प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। और उसके अलावा लोगों को एजुकेट करें, उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करें, कंप्लाइंस को प्रमोट करें, रूल्स एंड रेगुलेशन का जो इम्प्लीमेंटेशंस है उसको देखें, तो उससे रिलेटेड लोगों को जो है वो एजुकेट करें, उनकी ट्रेनिंग दें, उनको जो है अवेयरनेस उनके अंदर क्रिएट करें। तो ये जो हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी होती है उसका ये जो है एरिया होता है जिसके ऊपर उनको काम करना होता है। देन वी हैव, ये देखें हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर जो है हमारे पास एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और सर्विस सेक्टर्स है। ये थोड़ा पुराना डेटा है लेकिन ये काफ़ी चीज़ों को जो है वो हमारे साथ ये करेगा। तो हमारे पास सबसे पहले एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अंदर सबसे ज़्यादा लेबर फोर्स जो है वो काम करती है। उसके बाद क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर जो आबादी है वो देहाती इलाकों में रहती है, और वहाँ पर ज़्यादा जो काम है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। तो इसलिए हमारी ज़्यादातर जो आबादी है, ये पॉपुलेशन है, वो एग्रीकल्चर से मुंसलिक है। तो एग्रीकल्चर का जो शोबा है उससे ज़्यादातर जो है ये चीज़ें होती हैं, और एग्रीकल्चर जो है वो लेबर जो है उसमें काम करती है। देन वी हैव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेकंड नंबर पे है, और बल्कि सेकंड नंबर पे तो नहीं, सर्विस सेक्टर अब बहुत बूम कर गया है। सर्विस सेक्टर में बहुत सारे लोग काम करते हैं। उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। लेकिन जो एम्प्लॉई हेल्थ एंड सेफ्टी के इशू है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा होते हैं। आप देखेंगे हम कि कितना परसेंट लोग जो है वो इसमें काम करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अटेंडेंस लेना चाहूँगा आपकी, और अटेंडेंस लेने के बाद फिर जो है हम नमाज ब्रेक करेंगे, और नमाज ब्रेक के बाद फिर हम दोबारा क्लास 2 बजे के करीब स्टार्ट करेंगे। तो मैं पहले क्योंकि तकरीबन 8 मिनट रह गए हैं ये सेशन क्लोज होने में, तो पहले अटेंडेंस ले लेते हैं, क्योंकि अटेंडेंस में भी 5 7 6 मिनट लगते हैं। तो अटेंडेंस ऐसा ना हो कि दरमियान में रह जाए। अगर फिर कोई टाइम बच जाएगा तो फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन हो जब तक मैं अटेंडेंस ओपन करता हूँ तो आप पूछ सकते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड, अदरवाइज मैं अटेंडेंस लूँगा, और हमारा जो है उसके बाद फिर हम नमाज ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। जी सर। जी, तो कोई क्वेश्चन नहीं है आपका, या कोई कमेंट नहीं है? किसी का कोई कमेंट हो? क्वेश्चन नहीं तो कमेंट ही हो जाए। कोई शेयर करना चाहे अपनी बात? ठीक है, तो फिर अटेंडेंस मैंने ओपन कर ली है, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ताकि आप लोग जो है अपनी अटेंडेंस को देख सकें और फिर उसको जो है वो
44 लोग हैं इस वक्त हमारे साथ। अब अटेंडेंस हो गई है तो बढ़ रहे हैं, पहले 40 थे, 45 हो गए। अटेंडेंस के टाइम पर लोग बढ़ना शुरू हो जाते हैं।